हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए जैव अणु जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैव अणु जो है ना कक्षा 12 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बायोलॉजी वालों के लिए और केमिस्ट्री वालों के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप बोल सकते हैं कि ये जो है बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। एक ऐसा लेसन है, एक ऐसा पार्ट है जिसमें बायोलॉजी भी है और केमिस्ट्री भी है। इसको बायोकेमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखो जैव अणु किसे कहते हैं। जैव अणु की परिभाषा है कि जैव तंत्र कोई सजीव शरीर हो जाए, जीव शरीर हो जाए, उससे प्राप्त होने वाले जितने भी कार्बनिक अणु होते हैं, आप बोल सकते हैं कि प्राप्त होने वाले जटिल कार्बनिक अणु, जटिल कार्बनिक अणु क्या कहलाते हैं? जैव अणु। जितने भी जैव अणु हैं सभी के सभी कार्बनिक होते हैं। अब इसके अंतर्गत पढ़ेंगे क्या क्या। जैव अणु के अंतर्गत आप पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, हार्मोन्स, इन सब के बारे में आप जैव अणु में पढ़ेंगे। इसके बाद एंजाइम वगैरह भी इसी में पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा दिया जाता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन। हाइड्रेट का मतलब वही H2O। अगर जितना कार्बन है उतना ही जल भी हो जाए, जैसे 5 कार्बन है तो 5 तो जल भी हो जाए, तो उसे आप बोल देंगे ये जो है कार्बोहाइड्रेट है। अगर 5 कार्बन है 5 जल हो जाए, ठीक है, तो उसे आप बोल सकते हैं हाइड्रेट, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट। ये मॉडर्न परिभाषा नहीं है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होता है वो होता है CnH2ON या CxH2OY। यहाँ जो x और y नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर है। जो x का मान होगा वही किसका मान होगा, लिखा गया बस डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों एक ही। जो x का मान होगा वही किसका मान होगा, y का मान। जैसे एग्जांपल CnH2n, ये समझो H2OM, इस फार्मूले को फॉलो करते हैं कौन, कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल जो है ग्लूकोज है, पेंटोज है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह, पेंटोज शुगर। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं C6H2O होल 6। आप बोल सकते हैं कि ये इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है कि जो मतलब यहाँ n का मान 6 है, और क्या, यहाँ n का मान 6 है। जितना कार्बन होगा उतना ही जल। ठीक है, इसके बाद ये है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का फार्मूला है C5H10O5। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप। तो बोलते हैं हाँ ये भाई इस फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं। जन का मान बदल सकता है लेकिन फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं, इसी वजह से ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, लेकिन जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल CH3COOH, यहाँ आप लिखेंगे कार्बन की संख्या 2 आ जाएगी, H की संख्या 4 हो जाएगी और O की संख्या 2 हो जाएगी। अर्थात आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं C2H2O ट्वाइस, C2H2O ट्वाइस। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अर्थात ये भी कार्बोहाइड्रेट के फार्मूला को फॉलो कर रहा है, ये भी कार्बोहाइड्रेट के फार्मूला को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और एक कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम है रैमनोज, रैमनोज नाम। देखिए ध्यान से, आपने अभी हाल में ही कार्बोहाइड्रेट के विषय में क्या लिखा था। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, हाइड्रेट ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट होते हैं, आपने बताया ना। देखो हाइड्रेट ऑफ कार्बन का मतलब है जिसको आप CxH2OY या CnH2ON के रूप में लिख सकें, वही होगा हाइड्रेट ऑफ कार्बन। मतलब आप उसको कार्बन के फॉर्म में लिख लें और जल के फॉर्म में लिख लें। और सामान्य केस में मानते हैं कि इसका x और y बराबर होते हैं। कभी कभी x और y का वैल्यू बराबर नहीं होता है, फिर भी कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। ठीक है, जैसे देखो, जैसे आपने ये लिखा C6H12O6, आप इसको लिख सकते हैं C6 के रूप में, और यहाँ 6 कॉमन करके H2O लिख लो, H2O6 कॉमन हो जाएगा, तो ये हाइड्रेट के रूप में लिखा है। ये कार्बोहाइड्रेट है।
ठीक है। और बात करें अगर C6H10O5 आ जाए, नहीं C5H10O5, तो आप इसको लिख लेंगे C5H2O और 5 कॉमन कर लेंगे आप। ये हाइड्रेट के रूप में लिखा गया है, कार्बन के रूप में और हाइड्रेट के रूप में। तो ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन है और कार्बोहाइड्रेट भी है। एक और एग्जांपल इसका है, जैसे मान लो C12H22O11, C12H22O11, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, देखो C12 लिख सकते हैं और H2O क्या, H2O कर लो और 11 कॉमन कर लें आप। यहाँ पे देखिए, हालांकि यहाँ पे X और Y का वैल्यू बराबर नहीं है, लेकिन ये हाइड्रेट के रूप में लिखा गया है तो कार्बोहाइड्रेट है। हाइड्रेट के रूप में लिखा गया और क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब देखो, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। आप बात कर लें एसिटिक अम्ल CH3COOH, आप इसको लिख सकते हैं C2H4O2, C2H4O2, जिसको आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लो, C2 हो जाएगा, H2O ट्वाइस, मतलब 2 बार हो जाएगा। अर्थात बोल सकते हैं कि ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, एसिटिक अम्ल हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट, इसको हाइड्रेट के रूप में लिखा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात की भाई ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन हाइड्रेट ऑफ कार्बन है। और एक और देखें, एक होता है रैमनोज C6H12O5, ये रैमनोज है, ये आपका रैमनोज है जो कि कार्बोहाइड्रेट है। रैमनोज ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन आप इसको जो है हाइड्रेट ऑफ कार्बन के रूप में नहीं लिख सकते। रैमनोज है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये जानते रहिए आप, लेकिन आप इसको हाइड्रेट के रूप में नहीं लिख सकते। समझ पा रहे हैं आप, इसको आप हाइड्रेट के रूप में नहीं लिख सकते। तो इस प्रकार से हाइड्रेट ऑफ कार्बन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को कहना बहुत सही नहीं माना गया। भाई ठीक तो है, मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, ये बात है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन से मिल जा रहे हैं आपको, ये भाई हाइड्रेट ऑफ कार्बन नहीं है लेकिन कार्बोहाइड्रेट है, ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, एसिटिक अम्ल है। तो इस प्रकार से ये मॉडर्न में आ गया आपका कार्बोहाइड्रेट का मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, आधुनिक परिभाषा कार्बोहाइड्रेट की ना, मॉडर्न डेफिनेशन या आधुनिक परिभाषा किसकी भाई, कार्बोहाइड्रेट की। आपसे कोई पूछे आप यही लिखेंगे, आधुनिक परिभाषा कार्बोहाइड्रेट की, जिसमें एक्सेप्शंस नहीं। तो इसमें क्या लिखा है, प्रकाशिक सक्रिय, प्रकाशिक सक्रिय कौन भाई, प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। यही कार्बोहाइड्रेट की बेसिक डेफिनेशन है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र ये होता है CxH2OY या CnH2ON, और ये कार्बोहाइड्रेट की बेसिक डेफिनेशन है। हाँ, आपसे कोई कह दे कि कार्बोहाइड्रेट के घटक कौन कौन से तत्व होते हैं, घटक मतलब किससे किससे बना होता है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और कौन होता है, ऑक्सीजन। ये 3 तत्व जो हैं कार्बोहाइड्रेट के क्या होते हैं, घटक, जिससे बना होता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन आधुनिक परिभाषा है कि प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन। मतलब प्रकाशिक सक्रिय का मतलब है कि ये जो है समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाएंगे और इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, और साथ में OH की संख्या 2 या 2 से अधिक। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब OH की संख्या कितनी रहेगी, 2 या 2 से अधिक। आप इसके एग्जाम्पल से भी लिख सकते हैं, मैं थोड़ा समझा सकता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। एक होता है ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरल डिहाइड, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं CHO CHOH और CH2OH। यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है और साथ में OH है, साथ में क्या है, OH की संख्या 2 है। और
इसके अलावा एक ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये आप अगर इसको इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से, ऐसा मत लिखिए, आप बता रहा हूं, ऐसे लिखो। एक होता है ग्लूकोज, आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज में क्या होता है, CHO होता है, CHOH होता है 4 बार, और CH2OH। यहां भी देखिए OH की संख्या कितनी है, 2 से अधिक है, मतलब 2 से अधिक है, कुल मिला के 5 है OH, 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए। और साथ में मुख्य क्रियात्मक समूह या तो एल्डिहाइड हो या तो कीटोन हो जाए, तो आप उसको बोल देंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट है। फ्रक्टोज में कीटोन होता है, ठीक है, फ्रक्टोज में कीटोन होता है, और ग्लूकोज में क्या होता है, CHO एल्डिहाइड। हो गया। इसको पढ़ने के बाद आपको पढ़ाया जाएगा कार्बोहाइड्रेटों का, आपको ये पढ़ाया जाएगा कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट को कैसे बांट के पढ़ा जाए, बांटेंगे ताकि पढ़ने में सुविधा हो जाए। तो पहला आप बांटेंगे जल अपघटन के आधार पर, दूसरा है स्वाद के आधार पर, स्वाद के आधार पर, और तीसरा है अपचायक क्षमता के आधार पर। जल अपघटन के आधार पर, स्वाद के आधार पर, और अपचायक क्षमता के आधार पर। जल अपघटन जानते हैं आप लोग जल अपघटन को जानते हैं? जल अपघटन का मतलब है जल के साथ अभिक्रिया करके और छोटे अणुओं में टूटेगा कि नहीं। जल अपघटन का मतलब यही है कि वो जल अपघटन जल से क्रिया करके और छोटे अणुओं में टूटेगा कि नहीं, और जल अपघटन अम्ल या एंजाइम्स की उपस्थिति में होता है, ऐसे मनमानी नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेटों का जो जल से अभिक्रिया होगी अम्ल या एंजाइम की उपस्थिति में, मनमानी नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण। 3 प्रकार से पढ़ेंगे आप, जल अपघटन के आधार पर, स्वाद के आधार पर, औपचायक क्षमता के आधार पर। पहला हेडिंग कर लेंगे आप क्या, जल अपघटन के आधार पर, ठीक है। तो देखो जल अपघटन के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट हैं कितने टाइप के होते हैं भाई, 3 प्रकार के। आप लिख भी लेंगे कि जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेटों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाई, एक है आपका मोनोसेकेराइड, एक है ओलिगोसेकेराइड, एक है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। सबसे पहले की बात हो जाए, सबसे पहला क्या है आपका, मोनोसेकेराइड है। जो मोनोसेकेराइड होते हैं, मैंने ये भी आपको लिखाया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से नाम है भाई। कार्बोहाइड्रेट को आप सेकेराइड या शुगर कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट्स को सेकेराइड लिखा है तो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, सेकेराइड्स या शुगर कहा जाता है। शुगर भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सेकेराइड भी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का ही नाम है। तो ध्यान दिया, एक होता है मोनोसेकेराइड, इसके बाद ओलिगो पढ़ेंगे, फिर पॉली पढ़ेंगे। मोनोसेकेराइड क्या है, ध्यान दो, मोनोसेकेराइड क्या होता है कि ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जल में विलय होते हैं, किंतु ये क्या होते हैं, जल अनपघटनी होते हैं। जल अनपघटनी का मतलब इनका जल अपघटन नहीं होता है, अर्थात ये जो है जल से क्रिया करके और छोटे अणु में नहीं टूट सकते, ठीक है। जल अनपघटनी होते हैं, ये सरल का मतलब इनका नाम है कि ये बिल्कुल सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल नहीं होगा। ये जल अनपघटनी होते हैं मतलब और ज्यादा सिंपल नहीं हो सकते, जल से क्रिया करने के बाद और छोटे अणुओं में नहीं टूट सकते, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, और क्या है, मैनोज है, और क्या है भाई, है राइबोज, एक है राइबोज,
ठीक है, ये सब है। जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज ये सब है, इन सभी का जो अणुसूत्र होता है क्या होता है? C6H12O6। अर्थात ये कौन से शुगर पता है? हेक्सोज शुगर। कौन सा शुगर कहते हैं इनको भाई? बताएंगे। कार्बन की संख्या 6 होने की वजह से इनको हेक्सोज शुगर कहा जाता है। सभी के सभी हेक्सोज शुगर। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा जो राइबोज है, इसका फार्मूला होता है C5H10O5। ये पेंटोज शुगर है। कौन सा शुगर है? ये आपका पेंटोज शुगर है। सबसे पहले आप लोग, सर्वप्रथम बात यह है कि आपको जो मोनोसेकेराइड के एग्जांपल से याद होने चाहिए। ये आंतरिक जल में विलय होते हैं और जल अपघटनीय होते हैं। जल अपघटनीय सरल कार्बोहाइड्रेट, जल अपघटनीय क्या होते हैं? सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बेहतर वर्ड। कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगला क्या पढ़ेंगे आप? अगला पढ़ेंगे कौन सा भाई? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड ये जान लीजिए आप लोग, ये जल में विलय होते हैं और जल अपघटनीय भी होते हैं। इनका जल अपघटन होता है और जल अपघटन के बाद ये क्या करते हैं पता है? मोनोसैकेराइड के 2 से लेकर 10 अणु उत्पन्न करते हैं। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? जल में विलय तथा जल अपघटनीय होते हैं। जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में होना चाहिए या एंजाइम्स की उपस्थिति में, मनमानी नहीं होता है। जल अपघटनीय होते हैं तथा जल अपघटन के द्वारा 2 से 10 मोनोसैकेराइड के अणु उत्पन्न करते हैं। 2 से 10 मोनोसैकेराइड के अणु उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे उत्पन्न मोनोसैकेराइड के मोनोसैकेराइड सीखना के अणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें कहाँ बांटा गया भाई? इन्हें डाइसैकेराइड ऐसा लिख लो आप लोग। डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड ना, टेट्रासैकेराइड, डॉट डॉट डॉट, कहाँ भाई? डेकासैकेराइड। सैकेराइड में बांटा गया है। थोड़ा सा आप जानते रहिए आप लोग कि ये जो है जल अपघटन के बाद जल में घुलनशील होते हैं और जल अपघटनीय होते हैं। जल अपघटन के द्वारा 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड के अणु उत्पन्न करते हैं। अब ये जितना मोनोसैकेराइड के अणु उत्पन्न करते हैं उसी की संख्या के आधार पर इनको डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ऐसे डॉट 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 डेका तक बांटा गया है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना क्या है? डाइसैकेराइड। आपको पढ़ना है डाइसैकेराइड के बारे में, इसी की चर्चाएं की जाएंगी। ठीक है, अभी देखें आप डाइसैकेराइड क्या है। बात कर ले डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या करता है? जल अपघटन के द्वारा कितना भाई? मोनोसैकेराइड का 2 अणु उत्पन्न करता है। कौन? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या करेगा? जल अपघटन के द्वारा 2
द्वारा या अपघटन के द्वारा ना, मोनोसेकेराइड के कितने अणु भाई? 2 अणु उत्पन्न करता है, अणु उत्पन्न करता है। अब कौन कौन से होंगे, ठीक है, यही आपको समझना है, इसका एग्जांपल्स वगैरह ध्यान दीजिए आप लोग। इसका सबसे पहला एग्जांपल आप पढ़ेंगे, एक है ना सुक्रोज, सबसे पहला एग्जांपल है सुक्रोज। सुक्रोज को जान लीजिए आप लोग, सुक्रोज को केन शुगर के नाम से जाना जाता है। केन शुगर मतलब गन्ने की शर्करा, केन शुगर मतलब गन्ने की शर्करा, हिंदी भी जानते रहिए आप लोग। और एक होता है माल्टोज, कौन होता है? इसको बोलते हैं ग्रेन शुगर, ग्रेन शुगर मतलब अन्न शर्करा, ग्रेन शुगर या शुगर ऑफ ग्रेन, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेन शुगर, हिंदी नाम होगा अन्न शर्करा, अनाज में पाया जाता है। एक होता है, ध्यान दे, एक होता है लैक्टोज शुगर, कौन शुगर? ये दूध में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? लैक्टोज शुगर, इसको मिल्क शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्क शुगर। समझ पा रहे हैं आप? इसको केन शुगर, ग्रेन शुगर और मिल्क शुगर, ये डाइसेकेराइड है। इनका जब जल अपघटन होगा तो मोनोसेकेराइड के कितने अणु देंगे भाई? 2 अणु। हाँ, एक बात बता दूं मैं आपको, इन सभी के सभी का फार्मूला जो अणुसूत्र होता है वो सी बार है, सबका जितने भी डाइसेकेराइड, मोनो का नहीं, डाइसेकेराइड यहां आप पढ़ रहे हैं, इनका जो अणुसूत्र होगा कह सकते हैं ना, होगा C12 H22O11। हाँ, अगर इसका जल अपघटन किया जाए एंजाइम से अम्ल की उपस्थिति में तो जानते हैं सुक्रोज देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या देगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगर इसका जल अपघटन किया जाए तो ये 2 ग्लूकोज देता है। कितना ग्लूकोज? तो 2 मोनोसेकेराइड हुए कि नहीं? अगर 2 ग्लूकोज दिया है तो मोनोसेकेराइड 2 हो जाएंगे। मिल्क, इसकी बात करें, मिल्क शुगर की बात करें, ये ग्लूकोज देता है और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई सुक्रोज जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, माल्टोज जल अपघटन के द्वारा 2 ग्लूकोज देता है, और लैक्टोज जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज उत्पन्न करता है। ये सभी के सभी हेक्सोज शुगर ही हैं, लेकिन आपको याद रखना है। हाँ, ये भी बात है ना, देखो आप चाहे तो डाइसेकेराइड को आगे चल के फिर से बांट सकते हैं 2 कैटेगरी में, सम डाइसेकेराइड और विषम डाइसेकेराइड। सम डाइसेकेराइड का मतलब वो किस प्रकार का मोनोसेकेराइड उत्पन्न किया हुआ है, किस प्रकार का मोनोसेकेराइड उत्पन्न किया हुआ है, उसी के आधार पर आप इसको सम और विषम में बांट सकते हैं। अगर दोनों मोनोसेकेराइड समान है तो सम डाइसेकेराइड, और अगर दोनों मोनोसेकेराइड के अणु समान नहीं है तो क्या बोलेंगे? विषम डाइसेकेराइड। तो ये आपका सम डाइसेकेराइड होगा और ये दोनों क्या होंगे? विषम। ठीक है, चलेगा, जानते रहिए आप लोग, जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग फटाफट लिखें इसको। देखिए ध्यान से, अभी आपने क्या पढ़ा, मोनोसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड हो गया। ओलिगो में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डाइसेकेराइड है ना। इसके बाद क्या है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? जल में या तो अविलेय होते हैं या तो घुलते हैं तो बहुत कम अल्प विलेय होते हैं, और जल अपघटन इनका होता है, जानते रहिए जल अपघटन इनका होता है। जल अपघटन के बाद ये 10 से ज्यादा क्या उत्पन्न करते हैं? मोनोसेकेराइड के अणु उत्पन्न करते हैं। जल अपघटन के बाद 10 से अधिक क्या उत्पन्न करते हैं? मोनोसेकेराइड के अणु उत्पन्न करते हैं। इसकी कैटेगरी में आप पढ़ेंगे स्टार्च के बारे में, सेलुलोज के बारे में, ग्लाइकोजन के बारे में, ठीक है, काइटिन है, गम है, ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, गम, एनसीईआरटी के हिसाब से आपको ये पढ़ना है। जानते हैं ना स्टार्च क्या है? पौधों का संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च होता है। सेलुलोज क्या होता है? पौधों की कोशिका, ठीक है,
ग्लाइकोजन क्या है? पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक जो है ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन नहीं, सेलुलोज। सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। ग्लाइकोजन जो होता है वो क्या होता है? वो जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ होता है। जंतु अपने भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं, पौधे अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करते हैं, और सेलुलोज जो होता है ये पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। काइटिन क्या होता है? काइटिन जो होता है ये कवकों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है उसका प्रमुख घटक कौन होता है? हम जानते हैं, ये गोंद जानते हैं, गोंद। इसके बाद अगला क्या है? स्वाद के आधार पर। स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को निम्नलिखित दो भागों में पढ़ेंगे आप, शुगर और नॉन शुगर, शर्करा और अशर्करा। शर्करा किसे कहते हैं? जो स्वाद में मीठे हों उन्हें शर्करा कहा जाता है। वे सभी कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में क्या हो, मीठे, उन्हें शर्करा कहा जाता है। शर्करा जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं और क्रिस्टली ठोस होते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील होते हैं, क्रिस्टली ठोस होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जितने भी मोनोसेकेराइड हैं, जितने भी डाइसेकेराइड हैं, ऐसा कह सकते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड इसी में पढ़ा जाता है, लेकिन आपको ओलिगो में डाई ही पढ़ना है तो इसलिए मैंने डाई लिख दिया है। ओलिगो में आपको डाइसेकेराइड ही पढ़ना है। तो सभी मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड जो है शुगर में की कैटेगरी में पढ़े जाते हैं। अगला क्या है? नॉन शुगर। नॉन शुगर किसे कहते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे नहीं हो, अर्थात स्वादहीन होते हैं। कैसे होते हैं? हाँ, जो स्वाद में मीठे ना हो अर्थात स्वादहीन हो, उन्हें आप अशर्करा कहते हैं। जो अशर्करा होते हैं वो जल में अविलेय होते हैं या तो अल्पविलेय होते हैं। एक तरीके से ही बोलो यार, ये पॉलीसेकेराइड होते हैं, ये पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो ये जल में अविलेय या अल्पविलेय होते हैं। और कैसे ठोस होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। वो क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या है? अपचायक क्षमता के आधार पर। अपचायक क्षमता के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट हैं इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, अपचायी शर्करा और अनअपचायी शर्करा। अपचायी शर्करा और अनअपचायी शर्करा। अपचायी शर्करा कब कहा जाता है? कि वे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलन अभिकर्मक तथा फेलिंग विलयन को अपचयित कर देते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलिन अभिकर्मक तथा फेलिंग विलयन को अपचयित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? अपचायी शर्करा। और जो जो बोले ना, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलयन तथा टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित नहीं कर पाएंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? अनअपचायी शर्करा। ठीक है, तो हेडिंग करेंगे पहला ना, अपचायी शर्करा। इधर हो गया ना पहले से नीचे वाली। तो पहला हेडिंग क्या करेंगे आप? अपचायी शर्करा। अपचायी शर्करा अंग्रेजी है रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलते हैं आप? रिड्यूसिंग शुगर। तो बोलेंगे क्या? वे कार्बोहाइड्रेट जो किसे भाई? टॉलन अभिकर्मक तथा फेलिंग विलयन को अपचयित कर देते हैं। अपचयित कर देते हैं क्या कहलाते हैं भाई? अपचायी शर्करा कहलाते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? इसके एग्जांपल्स हैं सभी मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। इसके एग्जांपल कौन होगा? एग्जांपल आपको याद रखना है, सभी मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह सब ना, मोनोसेकेराइड। पिंटोज भी इसी में आ जाएगा। पिंटोज भी क्या होता है? मोनोसेकेराइड ही होता है। मोनोसेकेराइड तथा
डाइसैकेराइड। किसको छोड़कर पता है? सुक्रोज को छोड़कर। डाइसैकेराइड में जो सुक्रोज नहीं, वो है डाइसैकेराइड, लेकिन वो अपचाई नहीं होता, वो अनअपचाई होता है। इसकी वजह भी बात होगी बेहतर तरीके से कि सुक्रोज क्यों नहीं है, ठीक है, और डाइसैकेराइड क्यों है, चर्चाएं इसकी की जाएंगी। सुक्रोज को छोड़कर अगला क्या करेंगे आप? अनअपचाई शर्करा। अनचाई शर्करा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। इसमें आप क्या लिखेंगे? वे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलन अभिकर्मक तथा फेलिंग विलियम, अंग्रेजी में फेलिंग होता है, FAHLING होता है ना, फेलिंग विलियम को अपचयित नहीं कर पाते, क्या कहलाते हैं भाई? अनपचाई शर्करा कहलाते हैं। इसकी कैटेगरी में जानते हैं क्या पढ़ेंगे आप? इसकी कैटेगरी में पढ़ेंगे सभी पॉलीसैकेराइड। और कौन आ जाएगा? और सुक्रोज भी किस में आ जाएगा? सुक्रोज अनअपचाई शर्करा में आएगा। माल्टोज लैक्टोज किस में आएंगे? अपचाई शर्करा। ठीक है, इसको फटाफट आराम से लिखिए। देखिए ध्यान से आप लोग, अभी आपने पढ़ लिया ना, कार्बोहाइड्रेटों का आपने पढ़ा है वर्गीकरण, एक पढ़ा है जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर, एक क्या पढ़ा आपने पढ़ा है स्वाद के आधार पर, या बोल सकते हैं घुलनशीलता के आधार पर। जो घुलनशील होगा वो मीठा होगा, जो घुलनशील नहीं होगा वो मीठा नहीं होगा। तो स्वाद के आधार पर मैं बोल दे रहा हूँ। अगला क्या है? अपचायक क्षमता के आधार पर। तो आपने अपचाई अनपचाई पढ़ा है। देखो शुगर की कैटेगरी में क्या पढ़ते हैं आप? जितने भी मोनोसैकेराइड हैं वो शुगर है, जितने भी डाइसैकेराइड हैं वो शुगर। नॉन शुगर कौन है? जो मीठे नहीं होते हैं, पॉलीसैकेराइड। जितने भी पॉलीसैकेराइड होते हैं वो मीठे नहीं होते हैं, स्वादहीन होते हैं। और अपचाई अनपचाई में क्या है? जितने भी भाई देखो, जितने भी मोनोसैकेराइड हैं, जितने भी डाइसैकेराइड हैं, सुक्रोज को छोड़कर सभी के सभी अपचाई शर्करा होते हैं। और जितने भी पॉलीसैकेराइड होते हैं, और सुक्रोज को भी उसमें शामिल कर लो, क्योंकि सुक्रोज अपचाई नहीं है तो किस में आ जाएगा? अनअपचाई में आ जाएगा। अपचाई शर्करा क्या करते हैं? फेलिंग विलियन तथा टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं। और जो आपके अनअपचाई शर्करा हैं, ये फेलिंग विलियन तथा टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं कर पाते। अब देखो, जो टॉलेन अभिकर्मक है, फेलिंग विलियन है, ये दुर्बल आक्सीकारक पदार्थ है। ये क्या करते हैं? खुद अपचयित होते हैं और दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं। ये खुद अपचयित होते हैं, दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं। कुल मिला के आप जानते रहिए कि इनका अपचयन होता है। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट इनको अपचयित कर देंगे, अपचाई शर्करा कहलाएंगे, और जो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्या कहलाएंगे? अनअपचाई शर्करा। इसके बाद पढ़ लिया आपने। अब आपको अलग से पढ़ाया जाएगा मोनोसैकेराइड क्या है? तो मोनोसैकेराइड जो है, मतलब मोनोसैकेराइड नहीं कहते हैं ना कि भाई इन सरल कार्बोहाइड्रेट हैं, इनका जल अपघटन नहीं होता है, सब भाई मैं क्या लिखा हूँ सब जानते हैं आप लोग। सबसे मुख्य बात पढ़ना है कि मोनोसैकेराइड को उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह के आधार पर एल्डोज में बांटा गया और कीटोज में।
एल्डोज में और कीटोज में। एल्डोज कब कहेंगे? जब क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होगा, CHO होगा। और कीटोज कब कहेंगे? जब क्रियात्मक समूह कीटोन होगा। एल्डोज कीटोन मतलब कि कह सकते हैं आप एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह कीटोन को पहचान लेंगे ना। एल्डिहाइड CHO होता है या C डबल बॉन्ड OH, और कीटोन क्या होगा? C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ कार्बन, वही कीटोन हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। तो यही एल्डोज लिखा है कि जब क्रियात्मक समूह CHO होगा तो उसे आप बोलेंगे एल्डोज, और जब क्रियात्मक समूह कीटोन होगा तो उसे आप कीटोज कहेंगे। जो एल्डिहाइड होता है, एल्डोज होते हैं, जितने भी एल्डोज होते हैं सबके लिए एक सामान्य फार्मूला है। क्या? एल्डोज का सामान्य सूत्र यही है। मैं इसे लिख दूं सही से, ये क्या है? एल्डोज का सामान्य सूत्र। सभी एल्डोज के लिए फार्मूला है, सामान्य सूत्र यही है। क्या है? CHO CHOHN और CH2OH। ये जहां यहाँ जो n का मान होगा 1 2 3 4 ऐसा हो जाएगा। अगर आप मतलब n का मान 1 रखेंगे, n का मान 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा CHO और मिलेगा CHOH, फिर CH2OH। इसका नाम होता है, इसका फार्मूला जानते हैं क्या बनाएंगे? फार्मूला यही होता है, देखो यहाँ इसका जो सूत्र होगा, सूत्र अगर आप लिखना चाहें तो ये हो जाएगा C3 हो जाएगा, H गिन लीजिए, H6 होगा, O3 होगा, ये इसका सूत्र होगा। जितना भी ऐसा भाई ध्यान दो, मैं ठीक है, ये इसका सूत्र होगा C3H6O3, C3H6O3 है। इसको बोलते हैं ट्रायोज शुगर, ये ट्रायोज शुगर का फार्मूला होता है, ठीक है, ट्रायोज शुगर। और इसमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है, ठीक है। इसका नाम होता है, इसका बेसिकली नाम जानते हैं, इसका नाम होता है एल्डो ट्रायोज। क्या नाम होता है? एल्डो ट्रायोज शुगर। और इसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। एल्डो ट्रायोज शुगर है, 3 कार्बन है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, एल्डो ट्रायोज शुगर है। और उसमें भी कौन सा है? ग्लिसरल, ज्यादा फेमस है ग्लिसरॉल्डिहाइड के नाम से, ग्लिसरॉल्डिहाइड। एल्डो ट्रायोज में ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर आपने CHO किया है और CHOH कितनी बार? 2 बार हो जाए, n का मान 1 रखने पर, 1 रखने पर आपको ये मिलेगा। और अगर आप n का मान 2 रख दें, 2 रखने पर क्या मिलेगा? CHOH ट्वाइस और CH2OH। जानते हैं इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा एल्डोटेट्रोज। क्या नाम होगा? एल्डोटेट्रोज। समझ पा रहे हैं? और अगर यही और हो जाए, मान लीजिए और बढ़ा दिया जाए, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए इसकी मैं बात नहीं कर ले रहा हूँ, फिलहाल पहले इसकी बात कर लें। अगर आपने n का मान यहाँ पे रख दिया 3, कितना रख दिया, तो आपको क्या मिलेगा? CHO CHOH कितनी बार? 3 बार हो जाएगा, और CH2OH, इसको बोलेंगे एल्डोपेंटोज। क्या बोलेंगे? एल्डोपेंटोज। और इसकी कैटेगरी में आप पढ़ते हैं, जानते हैं किसके बारे में? राइबोज के बारे में। इसमें आप क्या पढ़ते हैं? राइबोज, इसी की कैटेगरी में पढ़ा जाता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड ये होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। और सबसे इंपॉर्टेंट 6 वाला है, n बराबर अगर आपने 4 रखा है तो 6 आएगा ना, n बराबर 4 रखा है, 4 रखने पर क्या आएगा? 6 कार्बन मिलेंगे ना, CHOH 4 बार और फिर CH2OH। इसका नाम क्या होगा पता है? एल्डोहेक्सोज। क्या नाम होगा? सबसे MP यही है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही दोनों पढ़ना है आपको, एक राइबोज के बारे में, एक एल्डोहेक्सोज के बारे में। एल्डोपेंटोज और एल्डोहेक्सोज के बारे में पढ़ना है। इसका भी एग्जांपल तुम्हारे बुक में दिया गया है, आप इसको पढ़िए ऐसे, ठीक है। एल्डोहेक्सोज किसके अंतर्गत जानते हैं? एल्डोहेक्सोज के अंतर्गत आप जानते हैं क्या क्या पढ़ेंगे? आप ग्लूकोज पढ़ते हैं, इसके बारे में, गैलेक्टोज, वो भी एल्डोहेक्सोज है। हेक्सोज शुगर तो था ही, अब आपको पता नहीं था कि उसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है कीटोन, लेकिन अब आप जान लीजिए कौन सा क्रियात्मक समूह है? एल्डिहाइड। मुख्य क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड।
ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज आते हैं। कौन कौन आता है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज। इसको फटाफट लिखे, तुरंत लिखे हम। तो देखो एल्डोज में प्रॉब्लम नहीं है ना, कि जब मुख्य क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड हो तो उसका सामान्य फार्मूला है, एल्डोज का सामान्य फार्मूला है CHO CHOH, एन का मान 1 2 3 4 5 6 तक रखते हैं, लेकिन आप 4 तक जानते हो बहुत। एक सोच आपको पढ़ना है, अगर एन का मान 5 रखेंगे तो हेप्टोज आ जाएगा, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। आपको 5 मतलब कह सकते हैं 7 वाला नहीं पढ़ना है, सामान्य केस में 6 वाला ही पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अगला बात हो क्या, कीटोज की। किसकी बात हो जाए? कीटोज। इसको बना दीजिए, ये तो अब देखिए ध्यान से, कीटोज किसे कहेंगे? एल्डोज कीटोज किसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं? मोनोसैकेराइड के अंतर्गत। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत एल्डोज और कीटोज का अध्ययन किया जाता है। एल्डोज कब कहेंगे? जब मुख्य क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड हो। कीटोज कब कहेंगे? जब मुख्य क्रियात्मक समूह कीटोन हो। तो यहां क्या बोलेंगे? जब मुख्य क्रियात्मक समूह क्या हो, या कह सकते हैं ना, जब कीटोन क्रियात्मक समूह पाया जाए। कीटोन, C डबल बॉन्ड O कह सकते हैं ना, दोनों तरफ कार्बन रहेगा, क्रियात्मक समूह पाया जाए। क्रियात्मक समूह पाया जाए या उपस्थित हो, जो भी कहें हम, तो उसे कीटोज कहा जाएगा। और जो कीटोज का सामान्य सूत्र है ना, कीटोज का सामान्य सूत्र जानते हैं क्या होता है? होता है CH2OH, CHOH, नहीं, C डबल बॉन्ड O, कीटोन होना चाहिए, बीच में आएगा। इसके बाद CHOH, इसका वैल्यू n रखेंगे, और फिर CH2OH। ऐसा होता है, कीटोन रहता है CH2OH, CH2OH, फिर CHOH। यहाँ जो n की वैल्यू है ना, वहां 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 ऐसा रख सकते हैं, 0 1 2 3 4। वहां 0 1 2 नहीं करना है, वहां 1 2 3 4। एल्डोज में, कीटोज में 0 1 2 3 4 ऐसा रख सकते हैं। तो अगर आपने n का मान रखा 0, क्या रखा? n का मान 0 रखने पर आपको जानते हैं क्या मिलेगा? ये पूरा वैल्यू गायब हो जाएगा। 0 का मतलब है ही नहीं, 0 का मतलब है ही नहीं, तो आपको मिलेगा इस प्रकार से CH2OH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH2OH। इसका जानते हैं क्या नाम होगा? इसका नाम होगा कीटो ट्रायोज। क्या नाम होगा? 3 कार्बन है, ठीक है, इसका नाम होगा कीटो ट्रायोज। ठीक है, कीटो ट्रायोज के बारे में आपके बुक के हिसाब से नहीं पढ़ना है, ठीक है, मतलब ऐसे बता दे रहा हूं। और अगर आपने n का मान 1 रखा, n का मान क्या रखा? n बराबर 1 रखने पर आपको क्या मिलेगा भाई? आपको मिलेगा CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, फिर आ जाएगा CH2OH। इसका जानते हैं क्या नाम होगा? इसका नाम होगा कीटो टेट्रोज। 4 कार्बन है और कीटोन क्रियात्मक समूह है, इसका नाम होता है कीटो टेट्रोज। कीटो टेट्रोज। और अगर आपने n का मान 2 रख दिया, क्या पढ़ेंगे पता है? आपको मिलेगा CH2OH, CH, C डबल बॉन्ड O, कीटोन हो जाएगा। इसके बाद CHOH 2 बार हो जाएगा, इसके बाद CH2OH। इसका नाम होता है कीटो पेंटोज। 5 कार्बन, कीटो पेंटोज। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कीटो हेक्सोज है, ठीक है,
सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपने n बराबर क्या रख दिया, 3, 3 रखने पर आपको मिलेगा क्या, CH2OH CH CHOH कितनी बार, 3 बार हो जाएगा, और यहाँ CH2OH, तो आपको मिलेगा क्या, कीटोहेक्सोज। क्या मिलेगा, कीटोहेक्सोज। और इसके अंतर्गत आप फ्रक्टोज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, एल्डोहेक्सोज के बारे में। एल्डोहेक्सोज में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, और एल्डोपेंटोज में राइबोज के बारे में पढ़ते हैं आप लोग, राइबोज के बारे में। हाँ, जो एल्डो कीटोपेंटोज नहीं था, इसमें पढ़ते हैं राइबोलोज के बारे में, लेकिन आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। राइबोलोज, ये राइबोज एक राइबोलोज होता है, ठीक है, लेकिन आप राइबोज को फोकस करें। इसके बाद एक कीटोहेक्सोज नहीं, हेक्सोज शुगर कीटोन क्रियात्मक समूह है, इसके अंतर्गत पढ़ते हैं फ्रक्टोज के बारे में। किसके बारे में, हाँ, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं भाई, फ्रक्टोज का अध्ययन किया जाता है। फ्रक्टोज का अध्ययन किया जाता है। क्लियर हो पा रहे हैं आप लोग, घर पे जाके थोड़ा सा एल्डो जो ना, एल्डोज शुगर के जो फार्मूले हैं थोड़े याद होने चाहिए। CHO CHOH n बार, CH2OH, यहाँ n का मान 1 2 3 ऐसे रखेंगे आप। और कीटोहेक्सोज का फार्मूला, मतलब कीटोज का फार्मूला याद होना चाहिए, CH2OH कीटोन रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद CHOH n बार, n टाइम्स रहेगा, फिर CH2OH, यहाँ n का वैल्यू 0 रख सकते हैं आप, 0 1 2। पहले देखो 3 कार्बन से शुरू होती है, शुगर्स की स्टार्टिंग 3 कार्बन से होती है, तो आप अगर 0 कर देंगे 3 कार्बन शुरुआत हो जाएगा। लेकिन अगर आप एल्डोज वाले केस में 0 करते हैं तो 2 कार्बन मिलेगा आपको, क्योंकि देखो यही मिलता है। अगर आपने 0 कर दिया 2 ही कार्बन मिलेंगे, 2 कार्बन की शुगर्स नहीं मिलेंगे, 3 कार्बन के शुगर्स वगैरह मिलने शुरू हो जाते, ठीक है। तो अभी आप जो है लेक्चर 1 में आपने बहुत कुछ चीजें सीखा है। लेक्चर 1 में आपने जो है बहुत कुछ चीजों के बारे में सीखा हुआ है। इसके बाद जो बातें होंगी ना, मोनोसेकेराइड के और बेहतर से, मतलब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में, ग्लूकोज की संरचना, बंद संरचना, खुली संरचना, फ्रक्टोज की बंद संरचना, खुली संरचना, इन सभी चीजों के बारे में लेक्चर नंबर 2 में विस्तृत रूप से बताया जाएगा। विस्तृत रूप से जानकारी आपको दी जाएगी ग्लूकोज की खुली संरचना के बारे में, बंद संरचना के बारे में, फ्रक्टोज की खुली संरचना के बारे में, बंद संरचना के बारे में, ठीक है। इन सब का बेहतर तरीके से अध्ययन किया जाएगा लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। आज के लिए आप ना ही पढ़ें।